एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आईपीओ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2021। सो क्वेश्चन नंबर 41, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कंपनसेटेड बाय। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस चीज़ से कंपनसेट करती है? मेटाबॉलिक है, CO3 जो है वो एसिडोसिस हो रखा है उसके साथ, मीन्स कि मेटाबॉलिक जो है वो डिक्रीज़ हो रखा है जो HCO3 है, प्लस हो सकता है कि इसके साथ साथ जो pH है वो भी डिक्रीज़ हो रखा हो। सो इस केस में क्योंकि एसिडिक है ऑलरेडी, सो वी विल डिक्रीज PaCO2 सो दैट मीन्स जो एसिडिक नेचर है वो कम होगा एंड जो एल्कलाइन है वो चीज़ बढ़ेगी, तो इससे कंपनसेट करेगा। सो आंसर इज बी, डिक्रीज ऑफ PaCO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डू नॉट अटैच टू द ह्यूमरस? सो टेरिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सुपिनेटर। सो पेक्टोरलिस माइनर का अटैचमेंट ह्यूमरस पे नहीं है, पेक्टोरलिस मेजर का है लेटरल लिप ऑफ द ह्यूमरस एंड टीरिस मेजर का मीडियल लिप पे होता है एंड सुपिनेटर का भी होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ। सो आंसर इज सी, पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांडेड डेरॉफ एक्सरसाइजेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर। ये एक्सरसाइजेज किस कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं? सो आंसर इज बेनिजिन, पैरोक्सिस्मल, पोजिशनल वर्टाइगो। सो जब पोजिशनल वर्टाइगो होता है इस केसेस में ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द वॉकिंग एड दैट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू प्रमोट अपराइट पोस्चर एंड हायर वॉकिंग स्पीड इन अ चाइल्ड विद स्पास्टिक डायाप्लेजिया इज। सो एक बच्चा है जिसको स्पास्टिक डायप्लेजिया आई मीन्स उसके दोनों पैर में वीकनेस है। सो उस बच्चे को अपराइट पोस्चर, सीधा पोस्चर रखने के लिए और हायर वॉकिंग स्पीड रखने के लिए हम कौन सा वॉकर सजेस्ट करेंगे? सो आंसर इज पोस्टीरियर रोलेटर वॉकर, ताकि उसे वॉकर को पोस्टीरियर ले जाने में भी उतना प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग PNF टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर लेंथनिंग ऑफ मसल? इनमें से कौन सी PNF टेक्निक है जो कि मसल की लेंथनिंग के लिए यूज़ की जाती है? सो आंसर इज होल्ड रिलैक्स। सो बेसिकली आपने देखा होगा जब हैमस्ट्रिंग की मसल टाइटनेस हो जाती है, सो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है होल्ड रिलैक्स। सो उससे जो मसल है वो लेंथन हो जाती है। सो आंसर इज सी, होल्ड रिलैक्स। सो क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लो लेवल लेज़र? सो लो लेवल लेज़र की इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी वो नहीं है? सो आंसर इज डी, डिस्पर्जन नहीं करता है लेज़र कभी भी, उसके जो फेजेस हैं वो सेम उसमें चलते हैं, अगर एक फेज ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे सेम ही होगा, ठीक है। एंड जो बीम निकलती है वो सेम निकलती है, वो डाइवर्ज नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से वो डाइवर्ज नहीं दिखेगी। सो डिस्पर्जन इसमें नहीं होता है। सो आंसर इज डी, डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन फाइबर एंकल फुट ऑर्थोसिस हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर प्रोपाइलिन एंकल फुट ऑर्थोसिस? सो कार्बन एंकल फुट ऑर्थोसिस पे क्या एडवांटेज है ओवर प्रोपाइलिन एंकल फुट ऑर्थोसिस, एक्सेप्ट इनमें से छोड़ के बताना है कि क्या कौन सा एडवांटेज नहीं है। सो कार्बन फाइबर इस पे मतलब इसके ये सारे एडवांटेजेस हैं, बट जो डी है इजी टू कस्टमाइज़ वो नहीं है, क्योंकि जो पॉलीप्रोपाइलिन एंकल फुट ऑर्थोसिस हैं वो इजी टू कस्टमाइज़ है, बट
जो कार्बन फाइबर है वो वाला फुट ऑर्थोसिस नहीं इतने इजीली उसको कस्टमाइज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 48, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर इज करेक्टराइज्ड बाय। आंसर इज ए, इंक्रीज इन ऑक्सीजन। A option is correct. So transcranial direct current stimulation is a novel treatment technique. Its usage has been postulated in the management of. So transcranial direct current, देखो ये तो पेरिफेरल नर्व इंजरी है, सो इसमें ब्रेन का उतना कुछ रोल है नहीं, ठीक है, इसमें नहीं देंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस में भी जो एसिटाइल कोलिन है उसकी इनएक्टिविटी की वजह से, उसकी रिड्यूस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो ये भी नहीं है। लिम्ब गर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मसल की डिस्ट्रॉफी हो रही है, सो ये भी पेरिफेरल नर्व इंजरी से ही रिलेटेड है। डिस्ट्रॉफिन जीन की वजह से होता है ये, बेसिकली जो मसल डिस्ट्रॉफी है इससे रिलेटेड होता है, या फिर पेरिफेरल नर्व इंजरी की वजह से। बट जो स्ट्रोक है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ब्रेन के साथ। सो आंसर इज A, stroke. Question number 50, which anatomical structure is considered as peripheral heart? So answer is direct soleus muscle, क्योंकि जो soleus muscle है वो जो ब्लड है, ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी पुश करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो सोलियस मसल को एक दूसरा पेरिफेरल हार्ट बोला जाता है। Next question is 51. In which differential diagnosis of osteoarthritis from rheumatoid arthritis, which of the following favors the diagnosis of rheumatoid arthritis? So difference बताना है हमें rheumatoid arthritis और osteoarthritis का, जो कि मेजरली rheumatoid arthritis में देखा जाता है और osteoarthritis में नहीं देखा जाता। So answer is B, systemic disease. So rheumatoid arthritis में आपको सिर्फ जो अर्थराइटिस है उसके साथ साथ सिस्टमिक डिजीज़ भी दिखेंगी, मतलब सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगी बॉडी के। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट डिजनरेशन ही दिखेगा। सो आंसर इज बी, बीइंग अ सिस्टमिक डिजीज। Question number 52. A 39-year-old male with complete transaction of spinal cord at D12 level develops swelling and redness of right calf after 1 month of injury. On palpation, right leg is warm and tense. What is the most probable diagnosis? So क्योंकि D12 लेवल पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका ट्रांजैक्शन हो गया है एंड 39 ईयर्स ओल्ड के मेल हैं ये, सो उसके राइट काफ में, उस पर्सन के राइट काफ में इंजरी के 1 महीने बाद स्वेलिंग और रेडनेस डेवलप होती है एंड पैल्पेशन करने पे वार्म और टेंस वो लेग फील होता है। सो प्रोबेबल डायग्नोसिस कौन सा होगा? सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डीवीटी के, क्योंकि इनएक्टिविटी है, इमोबिलिटी है, सो डीवीटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें। एंड सो आंसर इज बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन नंबर 53. While evaluating the stump of below knee amputation following gait training with a below knee prosthesis, you noticed redness along the patellar tendon and medial tibial flare. This would indicate. So below knee amputation है, मीन्स नी के नीचे amputation हो रखा है पेशेंट का एंड बिलो नी प्रोस्थेसिस से उस पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है और आप नोटिस करते हो कि उस पेशेंट के मीडियल टिबियल फ्लेयर और पटेलर टेंडन पे वहाँ पे रेडनेस दिखती है। सो इसका इंडिकेशन क्या होता है? सो ये इंडिकेट करता है कि जो स्टैंस फेज है, स्टैंस जब वो चल रहा है पेशेंट, सो बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर मिल रहा है वेट बेयरिंग के दौरान, जो कि वो टॉलरेट कर रहा है। सो आंसर इज सी।
Question number 54. Reciprocal gate orthosis are prescribed for. So reciprocal gate orthosis are prescribed for paraplegia. 55. A 30-year-old male has severe traumatic brain injury and presents decorticate rigidity. एक मेल है जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है और डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी हो गई उसकी वजह से. सो पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी? सो डिकॉर्टिकेट पोजीशनिंग में जो पेशेंट है वो अपने अपर लिम फ्लेक्स कर लेता है, फ्लेक्शन भी ले आता है एंड लोअर लिम नॉर्मल एक्सटेंडेड रहते हैं. सो फ्लेक्शन of upper extremities and extension of lower extremities. So answer is D. Question number 56. Work of breathing is done to overcome. So work of breathing क्यों करते हैं, उससे क्या हम ओवरकम करना चाहते हैं? सो इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस, इन दोनों को ही ओवरकम किया जाता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो. सो आंसर इज डी. Question number 58. A physiotherapy researcher wants to explore whether isometric neck exercises is an effective treatment to reduce postural neck pain. In designing a clinical research study, isometric neck exercise will be. So एक फिजियोथेरेपी रिसर्चर है जो कि एक्सप्लोर करता है कि क्या आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है पोस्चरल नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए. सो यहाँ पे पोस्चरल नेक पेन के लिए आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज उन्होंने एक वेरिएबल लिया है. सो इसकी जगह वो लोग मसाज टेक्निक भी ले सकते थे या फिर हॉट पैक ले सकते थे, ठीक है, या फिर टेंस ले सकते थे. सो यहाँ पे आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी जगह हम कोई और भी जो मोडालिटी है वो यूज़ कर सकते हैं. एंड जो पोस्चरल नेक पेन है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहेगा. सो आंसर इज ए, independent variable. Question number 59. The correct order for the largest to the smallest unit of organization in a skeletal muscle is. So correct order हमें बताना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल के ऑर्गेनाइजेशन का. सो सबसे छोटा होता है मायोफिलामेंट, देन आता है मायोफिब्रिल. फिलामेंट है तो मतलब बहुत छोटा होगा, देन फिब्रिल आता है, देन मसल फाइबर्स आता है, ठीक है, एंड देन फेसिकल आता है. सो मायोफिब्रिल से मायोफिलामेंट्स बनते हैं, मायोफिलामेंट से मसल फाइबर्स बनते हैं, फिर मसल फाइबर्स से फेसिकल बनते हैं. तो आंसर इज बी क्योंकि हमें बड़े से छोटे ऑर्डर में जाना है तो फेसिकल, मसल फाइबर्स, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अडल्ट पेशेंट इन ICU who is receiving mechanical ventilation has been diagnosed with acute respiratory distress syndrome. Which of the following would you expect to find in this patient? सो एक पेशेंट है ICU में जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन मिल रहा है. ARDS का जो पेशेंट है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो पेशेंट में आपको क्या मिलेगा? सो पेशेंट में आपको रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया मिलेगा. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 61. नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक लेयर. सो नर्वस सिस्टम जो है वो कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से से बनता है? सो 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म.
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्टोडर्म में आपका नर्वस सिस्टम बनता है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, मेसोडर्म से मसल्स प्लस ऑर्गन्स ये सब बनते हैं, मसल्स टिश्यूज़ वगैरह। एंड एंडोडर्म जो है एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि एंडो आ रहा है सो एंडो से आप एंडोक्राइन सिस्टम लगा सकते हो। एम का मसल्स से मेसोडर्म, बचा नर्वस सिस्टम वो एक्टोडर्म में आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार पूछा जाता है। सो ये बहुत इजी है, अगर आप उसे कोरिलेट कर लो, उसे जोड़ लो। एंडो है सो एंडोक्राइन सिस्टम, मसल्स का एम, मेसोडर्म का एम, नर्वस सिस्टम जो बचा वो एक्टोडर्म से। सो आंसर इज ए एक्टोडर्म। Question number 62. Supination of forefoot due to soft tissue contracture will be compensated in weight bearing position by. तो देखो इधर फोरफुट होता है, देन मिड फुट एंड देन हाइंड फुट, ठीक है। सो हाइंड फुट, मिड फुट तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। सो अगर फोरफुट पे सुपिनेशन हो रहा है तो हाइंड फुट प्रोनेशन कर लेगा। अगर हाइंड फुट पे सुपिनेशन हो रहा है तो फोरफुट प्रोनेशन कर लेगा। ये एक सिंपल फंडा है, वो उस तरह से ही कॉम्पनसेट करते हैं वेट बेयरिंग पोजीशन में। सो यहाँ पे सुपिनेशन हो रहा है फोरफुट का, सो प्रोनेशन होगा हाइंड फुट का। सो आंसर इज बी। सो दिस इज सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। सो कंपनसेट करने के लिए वो अपोजिट जो है वो अपोजिट फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 63. इन रिलैक्स्ड मसल द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज ब्लॉक्ड बाय। सो जब मसल रिलैक्स होती है सो मायोसिन के बाइंडिंग जो साइड होती है, जहाँ पे मायोसिन जाके बाइंड होती है एक्टिन पे, वो ब्लॉक हो जाती है। किसके थ्रू? ट्रोपोमायोसिन के थ्रू। सपोज, ठीक है, दिस इज एक्टिन। सो अगर यहाँ पे अगर मायोसिन के बाइंडिंग साइट है, मायोसिन आएगा बाइंड करेगा, ठीक है, बट वो जगह जब रिलैक्स मसल है सो वो जगह आके आपका ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो इस तरह आप याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 64. अ फुटबॉल प्लेयर is posted for anterior cruciate ligament reconstruction. During pre-operative visit, the player asks you to explain the advantages and disadvantages of the various surgical reconstructive procedures. So एक पेशेंट है, एक फुटबॉलर है जिसका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो ऑपरेशन से पहले जब वो आता है तो प्लेयर हम फिजियोथेरेपिस्ट से पूछता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर होगा ACL के लिए, तो हमारा मींस फिजियोथेरेपिस्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि हम सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर से डील नहीं करते हैं, हमारा रोल नहीं होता है। सो टेल द पेशेंट टू आस्क द सर्जन फॉर द प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर होगा वो सर्जन से पूछेगा जो पेशेंट होगा, एंड अदर डिटेल्स एज दिस इंफॉर्मेशन इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर होती है। सो आंसर इज सी। Question number 65. You have got a 25-year-old male patient of herniated intervertebral disc at L2 and L3. You decide to use mechanical lumbar traction. Which of the following position will be best position to give the traction? So एक पेशेंट है मेल जो कि 25 ईयर ओल्ड है और उनको PIVD हो रखा है L2 L3 पे, एंड आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने उनको मैकेनिकल लंबर ट्रैक्शन देने के लिए डिसाइड किया है। तो
पेशेंट की पोजीशन क्या रखेंगे जो कि बेस्ट होगी? सो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखेंगे, उल्टा, जो कि पेशेंट के लिए बहुत रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल होगी. सो प्रोन विद नो पिलो अंडर द हिप्स एंड एब्डोमेन और हिप्स के नीचे कोई भी जो पिलो है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे उस पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा. क्योंकि पीआईवीडी के लिए मोस्टली पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो डिस्क है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड हुई है. सो सुपाइन में रखेंगे तो हो सकता है कि वो डिस्क नीचे की तरफ हो. सो बेटर रहेगा कि जो जिस तरफ वो रखा है डिस्क डिस्प्लेस हो रखी है, मीन्स ये अगर प्रोन में है सो ऊपर की तरफ है डिस्क, तो वो नीचे को आ जाएगी, वर्टिब्रा में अपनी प्लेस पे आ जाएगी. ठीक है. सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल? सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो कार्डियक मसल होती है, जो हार्ट मसल होती है, दिल की मसल्स होती हैं, जो उसकी कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है. सो आंसर इज बी, फोटोट्रॉफी, बिकॉज फोटोट्रॉफी इज लाइट ईटिंग. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स. वो लाइट की तरफ बढ़ते हैं, अगर उन्हें छाँव में रख दिया जाए या किधर भी रख दिया जाए वो सूरज की तरफ को बढ़ते हैं. बट कार्डियक मसल में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. सो आंसर इज बी, फोटोट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन ब्लड? सो सोडियम की जो वैल्यू होती है वो है 0.35 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो आंसर इज ए. सो एंड इट्स अ फैक्ट. सो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स या वैल्यूज़ होती हैं वो. क्वेश्चन नंबर 68, you are reading a research article that states two variables are strongly and positively correlated. सो एक रिसर्च आर्टिकल है जिसमें दो वेरिएबल्स स्ट्रांगली और पॉजिटिवली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं. सो मोस्ट प्रोबेबल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? सो आंसर इज डी, 0 प्लस 0.0, 1.0. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज क्वालिटेटिव? अब क्वालिटेटिव है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा. ठीक है. सो इसमें नंबर आ गया. ठीक है. पेशेंट, अ पेशेंट, इसमें भी नंबर आ गया. ठीक है. 6 मिनट वॉक टेस्ट, इसमें भी नंबर आ गया. तो कलर्स है, इसमें क्वालिटी है. ठीक है. रेजिस्टेंस बैंड्स की क्वालिटी, कलर्स ऑफ ये पता कर रहे हैं. सो इसमें क्वालिटी की बात की गई है. सो आंसर इज सी, कलर्स ऑफ इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड इन अ पीटी डिपार्टमेंट. What is the maximum loose pack position for humeral-ulnar joint that is usually employed to mobilize stiff elbow joint post immobilization? So कौन सी जो लूज पैक पोजीशन है ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट की, जो कि यूजुअली पोस्ट स्टिफ एल्बो जॉइंट इमोबिलाइजेशन के बाद की दी जाती है स्टिफ एल्बो जॉइंट्स पे. सो आंसर इज सी, 70 degree of flexion and 10 degree of supination. Answer is C, 70 degree of flexion and 10 degree of supination. Question number 71, oblique intra-articular fracture subluxation of the base of the thumb metacarpal is known as. So subluxation हो रहा है बेस ऑफ थंब पे. सो oblique intra-articular fracture है, सो उसको क्या बोलते हैं? सो आंसर इज सी, बेनेट फ्रैक्चर. बॉक्सर्स फ्रैक्चर, उसमें लिटिल फिंगर्स होती है जो वो अफेक्ट होती है. मोन्टेजिया फ्रैक्चर में अल्ना एंड रेडियस अफेक्ट होते हैं. रोलैंडो फ्रैक्चर
is also related with the thumb and Bennett fracture, metacarpal base. ठीक है, so this is the Bennett's fracture. Question number 72. Weakness of which muscle causes medial winging of scapula? So answer is serratus anterior. विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है सेरेटस एंटीरियर मसल, जो कि जिसकी वीकनेस की वजह से जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का वो राइज हो जाता है, विंगिंग, ठीक है, विंग्स की तरह ऊपर को उठ जाता है. सो सेरेटस एंटीरियर. Avascular necrosis of bone is most commonly seen in. Avascular necrosis of bone जो है वो सबसे ज़्यादा किस बोन में देखा जाता है? सो आंसर इज स्केफॉइड. सबसे ज़्यादा स्केफॉइड में देखा जाता है, स्केफॉइड की वेस्ट में, वेस्ट ऑफ द स्केफॉइड, देन प्रॉक्सिमल पोल, देन डिस्टल पोल. सो सबसे ज़्यादा कॉमनली वेस्ट ऑफ द स्केफॉइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? इनमें से कौन सी जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे डैमेज होने से? सो आंसर इज डिमेंशिया, मीन्स भूल जाना. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाकी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. ये तब होगी जब ब्रेन से रिलेटेड इंजरी होगी. Question number 75. An elite athletes come to physiotherapy OPD and complains of nagging, localized pain in the right lower leg. The pain persists at night but increases during activity. So एक एथलीट है जो कि फिजियोथेरेपी ओपीडी में आता है, वो बताता है कि उसके राइट लोअर लेग में पेन हो रहा है, ठीक है, और जब वो रात में रहता है पेन, और जब वो एक्टिविटी करता है तब भी उसको पेन महसूस होता है. सो आंसर इज स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर में जब मूवमेंट कर रहे होते हैं या एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें पेन आता है. सो आंसर इज डी, स्ट्रेस फ्रैक्चर. बॉर्ग स्केल इज़ यूज टू एसेस. सो बहुत कॉमन है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन. इसको देखने के लिए बॉर्ग स्केल का यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 77. एट्रोफी ऑफ मसल और द हाइपोथिनार एमिनेंस वुड इंडिकेट इंजरी टू विच नर्व? सो हाइपोथिनार एमिनेंस, दिस इज थिनार एमिनेंस एंड दिस इज हाइपोथिनार एमिनेंस, ठीक है, और ये वाला एरिया जो होता है वो अल्नार नर्व का होता है, एंड दिस इज मीडियन नर्व एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस. सो आंसर इज अल्नार नर्व. एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन? सो आंसर इज बी, सोडियम आयंस मूव इनवर्ड एंड पोटेशियम आयंस आउट ऑफ द सेल इन अ रैपिड एक्सचेंज. Question number 79. CPAP and AutoPAP ventilators are indicated in. So ये CPAP है, ये मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे आपका COPD हो गया. ओके, सो आंसर इज सी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में परसिस्ट कर रही है, रुक रही है, जो पेशेंट है वो इतना इफ़ेक्टिवली सांस नहीं ले पाता या सांस छोड़ नहीं पाता जिससे कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लियर आउट हो. सो इस वजह से
ये पैप, सी पैप एंड डिफरेंट टाइप्स, फ्लटर, इस टाइप्स के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 80. A 56-year-old male had got left middle cerebral artery infarct 9 months ago. 9 months पहले लेफ्ट MCA में एक इन्फैक्ट था. Presently he is a community walker and has good voluntary control over right shoulder and elbow, but unable to use right hand for functional activities due to increased tone in long flexors of his right hand. His wrist and finger extensors have flicker of contraction. अभी भी जो हैंड है उसमें फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन आता है उस पेशेंट के. So to facilitate functional recovery of right hand, what adjunct would be best choice along with physical therapy? So physical therapy के साथ साथ और क्या चीज़ देनी चाहिए इस पेशेंट को? So answer is B, botulinum toxin injections to long flexors of the right hand, क्योंकि जो botulinum है वो मसल रिलैक्सेंट है, जिससे कि जो फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन है जो अननेसेसरी फिंगर एक्सेस में, उसमें हेल्प हो पाएगी. सो बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस हैं लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द राइट हैंड को देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स विल बी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एंटीरोलेटरल वॉल MI? एंटीरोलेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन कौन सी लीड्स बताएंगी? सो आंसर इज C, V1, V6, I and AVL. First and AVL. Next question. According to concave convex rule, if the concave surface is moving on a stationary convex surface, so glide will occur in. So concave surface है, in the same direction move होगी of the rolling. So concave. ये लर्न करना चाहिए. So same direction of rolling because concave है. Articular surface. Question number 83. Hyperinflated chest, widening of intercostal space and long tubular hurt in chest X-rays is characteristic of. So hyperinflated chest जो है वो hyperinflated है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखा है, फूला हुआ है. एंड इंटरकोस्टल स्पेस बढ़ा हुआ है, वॉइड हो रखा है. एंड लॉन्ग ट्यूबुलर हर्ट है चेस्ट एक्सरे में. सो ये किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक है? सो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लंग में. सो ये उस डिजीज़ का एक्सरे है. Positive expiratory pressure devices are used in the management of obstructed airways disease. ये हमने पहले क्वेश्चन में भी कवर किया. Obstructive airway disease में हम PAP devices का यूज़ करते हैं. Strengthening exercises are contraindicated in. Strengthening exercises contraindicated होती हैं हाइपरथर्मिया में, जहाँ पे बिना किसी रीज़न के ही हीट हो जाता है. सो हाइपरथर्मिया बहुत ज़्यादा एकदम से हीट हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज राइज कर जाता है. सो एकदम से टेम्परेचर राइज कर जाता है. सो वी विल नॉट गिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स. सो आंसर इज हाइपरथर्मिया. Question number 86. Which of the following tests will not be of much help in assessing the impact of impairment on
function and to predict patient performance within their home environment. So कौन सा टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं हेल्प कर पाएगा एसेस करने में फंक्शंस और पेशेंट की ऐसी परफॉर्मेंस है. सो ये बताता है आपका रॉमबर्ग्स टेस्ट. सो आंसर इज डी. Question number 87. According to Henneman's size principle in voluntary contraction of skeletal muscle, which fibers of muscles are recruited first? जब हम voluntary contract करते हैं तो सबसे पहले कौन सी muscle fibers recruit होती हैं? So answer is A, type 1 fibers. Question number 62. Question number 88. A 62-year-old male has a history of non-insulin dependent diabetes mellitus since last 15 years. एक पेशेंट है जिसको 62 ईयर्स का है एंड मेल है, उनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो रखी है लास्ट 15 ईयर्स से, मीन्स टाइप 2 डायबिटीज़ है. ही कंप्लेन्स ऑफ द नमनेस ऑन द फुट एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग सिंस लास्ट 6 months. सो ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको फेरिफेरल नर्व में प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्पेशली फुट में. सो उनके फीट में नमनेस होती है और चलने में दिक्कत होती है 6 महीने से. सो सबसे इजी जो फेरिफेरल नर्व्स की डिमाइलिनेशन हो रहा है, इसका टेस्ट कौन सा होगा जिससे हम जान पाएंगे? सो आंसर इज डी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट. ओके, इससे वेलोसिटी पता चल जाएगी कि कितनी जल्दी कंडक्शन हो रहा है नर्व्स में. सो आंसर इज डी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 89. व्हाट आर एंथ्रोपोमेटिक्स? एंथ्रोपोमेटिक्स क्या है? सो आंसर इज, देखो, मैट्रिक्स इज मेजरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, anthropometrics, study of measurement and proportions of human body. So answer is D, study of measurements and proportions of human body. Question number 19. All of the following are true about epiphyseal plate except. सो इनमें से क्या सच नहीं है वो हमें बताना है. सो इट इज़ फाउंड इन ऑल बोन्स. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बोन्स. सो epiphysis, diaphysis, epiphysis, diaphysis, epiphyseal plate, देन यहाँ पे मेटाफाइजिस आता है एंड देन यहाँ पे भी एपिफाइजिस आ जाता है. सो इस तरह से प्रेजेंट होती है एपिफाइजियल प्लेट. क्वेश्चन नंबर 91. एन अडल्ट पेशेंट हैज़ फुल थिकनेस बर्न ऑफ हिज बोथ लोअर लिम्स. सो बोथ लोअर लिम्स में ये बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल एरिया बैठ रहा है जिसमें बर्न हो रहा है. ठीक है, ओके. सो लेट अस कैलकुलेट थिक बर्ननेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स, interior and posterior. Nine anterior left, 9 anterior right, then posterior right left. ठीक है, 9. Then anterior trunk का है 18. Then right upper limbs, anterior and सिर्फ right upper limb है इसमें, anterior और posterior. सो 9. सो इसको कैलकुलेट करना है. सो 9 में 9, 9 2 18, 9 27, 9 4 36, 9 5 45, 46 47 48 49 50 51 52 53. So 6. So answer is 63%. So 63.
बी इज़ द आंसर। सो ये आपको समझ आया। ये जो है ये लेग के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर राइट और लेफ़्ट लेग के 9 होते हैं, ठीक है। और एंटीरियर थोरैक्स के 18 पॉइंट्स दिए हैं, और जो सिर्फ एक राइट हैंड का मांगा है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों का, सो 4.5 + 4.5 ये करेंगे। सो इस सबको टोटल करेंगे तो 63% आ जाएगा। Question number 92. You are using AC for electrical stimulation of muscles at a frequency of this, that are burst modulated at a frequency of this with a 50% duty cycle. You apply the stimulation for 10 seconds on period following by 50 second off period for 10 minutes. This is known as. So जो इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट होता है ये एक डीसी करंट होता है। सो यहाँ पे एसी है तो ये मना हो गया। हाई वोल्टेज करंट भी डीसी करंट होता है। आईएफटी में जो नॉर्मली हम देते हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी आती है, उसकी इंटरफेरेंस होता है। एंड ये 3900 एंड 4000 इस तरह से यूनिट्स होते हैं। सो इनमें नहीं है वो। सो आंसर इज सी, रशियन करंट। सो इस तरह से अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कौन सा है, सो आप इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर सकते हो अपने ऑप्शंस को एंड सिलेक्ट कर सकते हो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93. You are asked to teach the mother of a newborn baby who was born with bilateral club feet. एक बेबी है जो कि नया बॉर्न हुआ है, न्यूली बॉर्न हुआ है, उसमें दोनों जो फीट हैं वो क्लब फीट हैं, बायलेटरल क्लब फीट हुआ है उस बेबी को। सो आप मदर को क्या एडवाइस दोगे कि केयरफुली स्ट्रेच करेगी बोथ फीट बेबी के इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन से डायरेक्शन में करेंगे। सो बेसिकली जब क्लब फीट होते हैं वो इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन में होते हैं। सो उसके अपोजिट हम मूवमेंट करवाएंगे, ईवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। सो आंसर इज डी, ईवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट इज 94. विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। सो विजुअल और ऑडिटरी क्यूज को किसके मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। सो आंसर इज ए, पार्किंसंस डिजीज़, क्योंकि इस पर्सन को जो है वो चलने में प्रॉब्लम होती है और टर्न्स लेने में प्रॉब्लम होती है। सो पार्किंसंस डिजीज़ में देंगे विजुअल और ऑडिटरी क्यूज। क्वेश्चन नंबर 95. In therapeutic ultrasound therapy, ultrasonic waves have lower penetration and higher absorption in. So अल्ट्रासाउंड में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन से टिश्यूज़ में होता है। सो उन टाइप के टिश्यूज़ में होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डेंस फाइब्रस कंटेंट मिलेगा, जैसे बोन। सो इसलिए उनमें लोअर पेनिट्रेशन होता है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ पे अल्ट्रासोनिक बीम्स। सो आंसर इज़ ए, टिश्यू इन डेंस फाइब्रस कंटेंट दैट इज बोन। इस टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 96. द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ अ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का एक रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। सो द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड। वो टाइम इंटरवल जिसमें एक सेकेंड एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है, बट इनिशिएशन रिक्वायर्स अ ग्रेटर स्टिमुलस देन बिफोर। लेकिन अब जो स्टिमुलस चाहिए वो पहले वाले से ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। सो आंसर इज़ ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ नी ट्रॉमा। नी में एक पेशेंट को इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है एंड उसकी वजह से स्वेलिंग हो चुकी है नी जॉइंट में। टिबिया एक्सेसिवली डिस्प्लेस हो जाती है फीमर पे, टिबिया पीछे ज़्यादा जा रही है एंड पेन है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो गया है नी जॉइंट। सो क्योंकि जो टिबिया है वो पीछे को ज़्यादा जा रही है, सो इस केस में क्योंकि जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो टिबिया को
पीछे जाने से रोकता है, बैकवर्ड जाने से रोकता है, ठीक है। सो आंसर इज PCL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर यहाँ पे होता कि एंटीरियरली जो है वो जाने से रोक रहा है, मीन्स एंटीरियरली ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है टिबिया, तब आता एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, सो आंसर इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि वो पीछे ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 98, मैंडेटरी ब्रेथ्स इन SIMV मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन कांट बी। सो इसमें बताना है कि मैंडेटरी ब्रेथ्स इन SIMV मोड में, मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या नहीं होता उनमें। सो आंसर इज C, वॉल्यूम ट्रिगर्ड नहीं होते, प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं होते एंड फ्लो साइकिल्ड नहीं होते हैं। सो आंसर इज C। Question number 99, iontophoresis is the direct movement of drugs through skin into subcutaneous tissue। ड्रग्स देते हैं इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में, iontophoresis में, थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच करंट। सो आंसर इज A, डायरेक्ट करंट। इसमें डायरेक्ट करंट देते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, ओके, last question is which of the following neural cells provide myelination of the neurons of the peripheral nervous system। so peripheral nervous system की बात की गई है। so peripheral nervous system में जो myelination होते हैं वो शिवॉन सेल्स देते हैं peripheral nervous system में, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें देते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। सो आंसर इज A, शिवॉन सेल्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक भी करें, एंड इस तरह की वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।